बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकेंथोसिस नाइग्राइकन्स। इसको ना पढ़ते ही आप लोगों के माइंड में एक चीज आनी चाहिए। एकेंथोसिस जो पढ़ा था ना, इसका मतलब होता था कि आप लोगों की जो क्या कहते हैं एपिडर्मस होती थी वो थिक हो जाती होती थी। अगर आप लोगों को याद हो या मे भी ना याद हो, तो हमने जब पढ़ी इधर मैक्रोस्कोपिक टर्म्स, उधर हमने वर्ड पढ़ा था एकेंथोसिस। और एकेंथोसिस का मतलब होता था एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, जिसमें आप लोगों की जो एपिडर्मस होती थी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती होती थी, उसका हाइपर प्लेजिया हो जाता था। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, प्लेजिया मींस ग्रोथ, ये हो जाता था। देन आगे वर्ड आ जाता है नाइग्राइकन्स। जब वर्ड आता जाए नाइग्राइकन्स, तो आपके माइंड में आने चाहिए नाइजीरिया के लोग। अब नाइजीरिया के लोग आप लोगों को पता है ब्लैक होते हैं, ठीक है। इट मींस कि ये आप लोगों की वो स्किन कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा होगा, आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो थिक हो रही होगी। इट मींस के जो स्किन है वो थिक हो रही होगी और वो क्या हो रही होगी, ब्लैक हो रही होगी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी अगर आप लोग बगले देखें ना, आर्म पिट देखें, तो वो बहुत ज्यादा ब्लैक होती है। या उनकी अगर आप लोग ये गर्दन देख रहे हो, तो ये जो गर्दन है वो बहुत ज्यादा ब्लैक होती है। तो अगर आप कोई इस तरह का बंदा देखते हो जिसकी जो गर्दन है या आर्म पिट है वो वाला एरिया बहुत ज्यादा ब्लैक है, वो बहुत ज्यादा थिक है, और एक वर्ड जो एमसीक्यूज के अंदर आता है कि वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ स्किन, अगर ये चीज आप लोगों को मिल रही है, तो देन आपने सोचना है कि ये या तो बंदा मोटा है, ठीक है। आपको पता है मोस्टली ये जो आप लोगों के ओबीज लोग होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, तो या तो वो बंदा मोटा होगा। देन दूसरी बात ये कि या उस बंदे को डायबिटीज हो सकता है, शुगर हो सकता है, तो देन उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है। चौथी बात ये कि उस बंदे को कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। पांचवी बात ये कि वो बंदा जो है उसको पॉलीसिस्टम, वो जारी सी बात है फीमेल जो है उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। और देन लास्ट आ जाता है कि उसको मोस्ट प्रोबेबली अंदर कोई ना कोई कैंसर है, कोई विजुअल कैंसर है, मींस के कोई ऑर्गन्स का कैंसर है। लाइक फॉर एग्जांपल मोस्टली आप लोगों का अगर स्टमक का गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो, तो उस केस में आप लोगों को ये एकेंथोसिस नाइग्राइकन जो है वो मिल रहा होता है। बट इज एकेंथोसिस नाइग्राइकन्स सिंपली आपकी जो एपिडर्मस है उसका हाइपरप्लेजिया हो रहा था, उसकी हाइपर पिगमेंटेशन हो रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों की जो स्किन है वो थिकन हो रही होती है। कहां से थिकन हो रही है, वो एक्जिला और नेक्स्ट जो है ये वाला जो एरिया होता है वहां से थिक हो रही होती है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये है आप लोगों का की पॉइंट, जहां से यू वर्ड का एमसीक्यूज आया है कि ये जो एकेंथोसिस नाइग्राइकन्स है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। तो आपने याद रखना है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है। अब आप लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस की, अब देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि इंसुलिन क्या होती है। आपको पता है इंसुलिन आपकी बॉडी का एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से रिलीज होता है, और ये जब ब्लड के अंदर आता होता है तो इसका काम है कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हुआ पड़ा है तो इसने इस ग्लूकोज को इधर सेल्स के अंदर भेज देना होता है, सेल्स के अंदर भेज के डिपॉजिट करवा देना होता है, और आप लोगों के ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इसने कम कर देना होता है। इट मींस इंसुलिन हमारी बॉडी का वो हार्मोन है जिसका काम क्या था, जिसका काम था कि अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो इसने उस ग्लूकोज के लेवल को कम कर देना होता है। अब इंसुलिन को ये काम करने के लिए क्या चाहिए था, ये जो हमारे सेल्स हैं इनका रिस्पॉन्स चाहिए था। अगर ये इंसुलिन आपका इधर रिसेप्टर्स के आपका सेल्स के रिसेप्टर्स पे आके लगता होता है, और देन ये वाले जो सेल्स हैं ये इस ग्लूकोज का अपटेक करते होते हैं। लेकिन अगर क्या करें कि ये वाले जो सेल्स हैं ये बेवफा हो जाए, ये हमारे जो इंसुलिन है इसको लिफ्ट ही ना करवाएं, इसका हुक्म ही ना माने, तो उस केस में क्या होगा कि आप लोगों का ये जो ग्लूकोज है इसका सेल्स अपटेक नहीं करते होते। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि बंदे को शुगर होगी या डायबिटीज होगी है, अब उसके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज्यादा हो गया है। तो आपको पता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस किस लोगों के अंदर होती है, जारी सी बात है जिनको डायबिटीज होती है उनके अंदर आप लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। देन आपको पता है जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो आप लोगों की डायबिटीज होती है वो मोस्टली मोटे लोगों को अफेक्ट कर रही होती है। देन ये जो कशिंग सिंड्रोम है इसके अंदर भी आपका ना ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं इनके अंदर आप लोगों को इंसुलिन की रेजिस्टेंस मिल रही होती है। तो आपने याद रख लेना है कि एकेंथोसिस नाइग्राइकन्स जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन। और इसके अंदर आप लोगों को सिंपली क्या मिल रहा होता है, जो स्किन है वो काफी ज्यादा थिक, इधर आप लोगों ने लिख लेना है कि वेलवेटी, ठीक है। जो वर्ड यूज किया है प्लेब वाले ने या यूएसएमएल वाले ने, उसने वेलवेटी स्किन रैश कहा है इसको। तो आपने याद रख लेना है कि वेलवेटी जो स्किन है वो आप लोगों को इधर मिल रही होती है। अब यहां तक बात खत्म नहीं होती, आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है वो याद रखनी है, वो ये कि साथ में आप लोगों को स्किन टैग्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं। अब स्किन टैग्स क्या होते हैं, सिंपली अगर क्या हो कि आप लोगों की जो स्किन है उधर से थोड़ी थोड़ी सी आउट ग्रोथ सी निकलने शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल इस तरह की अगर आप लोग अपीयरेंस देख रहे हैं, तो ये देखिए उसने उस एक्जिला दिखाया हुआ है, आर्म पिट दिखाई हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेड है, डार्क है, और ये वेलवेटी है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को ये थोड़ी थोड़ी ना
आउट ग्रोथ ही इधर नजर आ रही होगी। तो ये वाली जो आउट ग्रोथ है स्किन की, इनको हम स्किन टैग्स कहते होते हैं। अब ये जो आप लोगों की स्किन टैग्स कुछ भी नहीं है, दीज आर सिंपली पेडंकुलेटेड आउट ग्रोथ ऑफ नॉर्मल स्किन। नॉर्मली क्या हुआ है कि आप लोगों की ये जो स्किन है ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ग्रो कर गई है, तो इन्होंने पेडंकुलेटेड मतलब कि लटका हुआ मैस जो है वो स्किन के साथ आप लोगों को इस तरह का मिल रहा होगा, तो इनको हम क्या कहते होते हैं, इनको हम स्किन टैग्स भी कहते होते हैं, या इनको हम एक्रोकोर्डोन्स भी कहते होते हैं। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को एक कैंथोसिस नाइग्राइकन्स के अंदर मिल रही है। दो चीजें आप लोगों को मिल रही होती हैं, मेनली क्या है, थिक स्किन और साथ में हाइपरपिगमेंटेड। साथ में क्या मिल रहा होता है आप लोगों को, स्किन टैग्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज मिल रही है तो इसको हम एकेंथोसिस नाइग्राइकन्स कहते होते हैं। और ये जो एसोसिएटेड है ये दूसरा उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है। अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना होता है, सारी सी बात है, मोटापे की वजह से मसला आ रहा था तो आपने उस बंदे को कहना है कि तुम जरा अपना जो वेट है उसको लॉस कर लो। देन आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ गया एरिथमा नोडोजम। देखिए एरिथमा का मतलब होता है रेड, नोडोजम का मतलब होता है कि नोड सी बन रही होती हैं। अब ये जो एरिथमा नोडोजम है इसके अंदर क्या होगा कि उस बंदे की जो शिन वाला एरिया होता है, अब शिन कौन सा एरिया होता है, देखिए आप लोगों की ये जो नी होती है, नी वाले जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक जो एरिया होता है इसको हम शिन एरिया, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का नी जॉइंट है, ये आप लोगों का एंकल जॉइंट है, तो इधर तक ये वाला जो एरिया होता है इसको हम दूसरा शिन वाला एरिया कहते होते हैं। और इधर आप लोगों को पता है कि मेन बोन जो थी ना वो हमारी टिबिया होती है, इधर आप लोगों की जो मेन बोन होती है वो कौन सी होती है, टिबिया आती है, तो इसको हम शिन बोन भी कहते होते हैं। खैर इट मींस आपको पता लग गया कि आप लोगों की ये जो टांग का सामने वाला एरिया होता है, एंटीरियर वाला एरिया होता है, इसको हम शिन एरिया भी कहते होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि होगा क्या एरिथमा नोडोजम के अंदर कि आप लोगों का ये वाला जो एंटीरियर शिन्स हैं इधर क्या बनने लग जाएंगे, इधर रेड रेड छोटे छोटे नोड्यूल से बनने लग जाएंगे। तो इस को हम क्या कह देते हैं, इसको हम एरिथमा नोडोजम कह देते होते हैं। एरिथमा मींस रेड, नोडोजम मींस के नोड्स बन रहे हैं। ये मेनली कहां पे बन रहे होते हैं, ये है कि पॉइंट के एंटीरियर शिन्स के ऊपर बन रहे होते हैं। अब दूसरी बात ये कि ये जो नोड्स हैं वो क्यों बन रहे होते हैं, बेसिकली होगा क्या आपको पता है, नॉर्मली आपकी एपिडर्मिस होती है, नीचे डर्मिस होती है, नीचे सबकुटेनियस फैट होता है। तो अब इधर क्या प्रॉब्लम आ रही होती है कि आप लोगों का ये वाला जो सबकुटेनियस फैट होता है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो जाहिर सी बात है इधर स्किन के ऊपर क्या बन जाएगा, बम्प सा बन जाएगा ना। तो ये वाला जो बम्प है इसको हम क्या कह रहे हैं, नोड्यूल कह रहे हैं। क्या है ये, रेड कलर का आता है तो इसको हमने क्या कह दिया, एरिथमा नोडोजम कह देते होते हैं। इट मींस कि एरिथमा नोडोजम के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी किसकी, आप लोगों की जो सबकुटेनियस फैट है, तो सबकुटेनियस फैट की इन्फ्लेमेशन को हम पेनिकुलाइटिस कह देते होते हैं। तो ये चीज मिल रही होती है। अब ये जाहिर सी बात है कहां पे है, एंटीरियर शिन्स के ऊपर होती है। अब ये मोस्टली आइडियोपैथिक होती है, हमें खास का कोई खास पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये कुछ डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है जिनको हम हर चैप्टर के अंदर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अब आप लोग इन सारी दूसरा डिजीजेस को कैसे याद रख सकते हो, तो आपने याद रख लेना है नोडोजम, ये मैंने निमोनिक उठाया है स्टेप 2 सीखे से। अब नो का मतलब होता है कि हमें काज का पता ही नहीं है। डी से आ गया कि कुछ ड्रग्स हैं उनके साथ ये एसोसिएटेड है। ओ से आ गया ओरल कंट्रासेप्टिव्स के साथ ये एसोसिएटेड है। एस से आ गया सार्कोइडोसिस के साथ ये एसोसिएटेड है। यू से आ गया अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज के साथ ये एसोसिएटेड है। एम से आ गया माइक्रोबायोलॉजी, तो ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। अगर मैं बुक से दिखाना चाहूं तो वही उसने क्या है, एस से ये देखिए सार्कोइडोसिस आ गया, उसके बाद ये दूसरा आप लोगों का कोक्सीडियो माइकोसिस आ गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस आ गया, ये सारे दूसरा आप लोगों का फंगल इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, सार्कोइडोसिस तो फंगल नहीं है, बाकी ये दोनों फंगल इन्फेक्शंस हैं। देन आप लोगों का टीबी आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, लेप्रोसी आ जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज होता है। तो ये सारी डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अब देखिए मुझे भी पता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं याद रह सकती, तो आपने इधर सिंपल क्या याद रख लेना है कि आपके पास एक बंदा आएगा, उसकी जो शिन्स होंगी उसके ऊपर रेज्ड पेनफुल रेज्ड जो है इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बनी होंगी, नोड्यूल से बने हुए होंगे। तो आपने किसके बारे में सोच लेना होता है, आपने एरिथमा नोडोजम के बारे में सोच लेना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये वाला बंदा देखो तो इधर इतना क्लियर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या है कि ये आप लोग बी वाली डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि इस तरह के नोड्यूल से रेड वाला जो एरिया है वो आप लोगों को मिल रहा होता है। या आप लोग ये सी वाली डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि आप लोगों को ये इस तरह के रेड रेड नोड्यूल्स मिल रहे होते हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हम एरिथमा नोडोजम कह देते होते हैं। अब ये जो आप लोगों का एरिथमा नोडोजम है ये क्या होता है, ये आप लोगों का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि यूएसएमएल वालों ने याद रखनी है कि ये जो एरिथमा नोडोजम है ये क्या है, ये बेसिकली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में हमने काफी दफा पढ़ लिया कि अगर क्या हो कि आप लोगों के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जाके अटैक करना शुरू कर दें हमारे अपने ही बॉडी टिश्यू को, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते होते हैं।
तो ये बेसिकली आप लोगों के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जाके सबकुटेनियस फैट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और उधर इन्फ्लेमेशन करवा रहे होते हैं। अब अगर आप लोग बायोप्सी करते हो तो आप लोगों को जो बायोप्सी पे फाइंडिंग मिल रही होगी वो बेसिकली ये जो सेप्टम होता है, सेप्टल पेनिकुलाइटिस मिल रहा होता है। बायोप्सी पे क्या मिल रहा होता है? पेनिकुलाइटिस तो इधर ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप लोगों को किस तरह का पेनिकुलाइटिस मिल रहा होगा? आप लोगों को सेप्टल पेनिकुलाइटिस मिल रहा होता है ऑन बायोप्सी। अब सेप्टल पेनिकुलाइटिस का क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि आप लोगों की इन्फ्लेमेशन हो रही है। किसकी? सेप्टा की। कौन सा सेप्टा? जो कि फैट के दरमियान में है। आपको पता है ना, सबसे ऊपर क्या था आप लोगों का? दूसरा एपिडर्मस, नीचे क्या आ गई? डर्मस, उससे नीचे क्या आ गया? सबकुटेनियस फैट। तो इस तरह का करके फैट होगा। तो अब ये वाला जो फैट है, इसका ये वाले जो दरमियान में सेप्टा है, इनको हम क्या कह रहे हैं? सेप्टा। तो इधर बेसिकली क्या हो रहा होगा आप लोगों की एरिथमा नोडोजम के अंदर के ये वाले जो सेप्टा है, इनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो हो रही होती है। इट मीन्स के बायोप्सी पे मुझे क्या मिल रहा होगा? सेप्टल पेनिकुलाइटिस जो है वो मिल रहा होता है इन एरिथमा नोडोजम। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ एरिथमा नोडोजम, जिसमें मेन क्या था कि हमारे जो शिन है, एंटीरियर शिन है, वहां पे जो सबकुटेनियस फैट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही थी और उधर पेनफुल रेड जो नोड्यूल जो है वो बन रहे होते हैं। देन हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया इचियोसिस वल्गैरिस। अब देखिए इचियोसिस का जो मीनिंग होता है, इट मींस के फिश लाइक। अब ये वाला जो है ना, इस तरह की कंडीशन हमारे साथ एक एफएससी में स्टूडेंट पढ़ता होता था, दोस्त पढ़ता था लड़का, ठीक है। उसको भी इसी तरह की यही प्रॉब्लम था, उसको इचियोसिस वल्गैरिस। अब इस बंदे की जो स्किन है ना वो आप लोगों को इस तरह की लग रही होती है। अगर आप इस स्किन को देखो तो ये देखते ही आपके जेहन में जो आएगा जानवर वो मछली आएगी। आपने देखा होगा कि जो फिश होती है उसकी भी स्किन कुछ इसी तरह की होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इधर से वर्ड जो निकल आया वो आ गया इचियोसिस। इचियोसिस मींस के फिश लाइक। इस बंदे की जो फिश लाइक स्किन जो होगी वो फिश लाइक होती है, जिस तरह फिश के स्केल्स होते हैं ना उस तरह की स्किन होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी जो स्किन है वो फिश लाइक क्यों होती है। देखिए आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि क्या होता है। ऊपर आप लोगों की एपिडर्मस, नीचे डर्मस और नीचे आप लोगों का सबक्यूटेनियस फैट होता है। तो आप लोगों की ये जो एपिडर्मस से जो डेड सेल्स होते हैं वो ऊपर से रिमूव हो जाते होते हैं और देन ये जो बेसल लेयर है वो क्या करती होती है? न्यू स्किन सेल्स को बना देती होती है। तो इस तरह करके ये वाला जो काम है वो चलता रहता है कि ऊपर से आप लोगों के जो डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते होते हैं और नीचे से जो न्यू स्किन सेल्स हैं वो आ जाते होते हैं। तो ऊपर से आप लोगों की स्किन के ऊपर से जो डेड स्किन सेल्स हैं उनका रिमूव हो जाना और नीचे से न्यू सेल्स का आ जाना, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम डेस्क्वामेशन कहते होते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? डेस्क्वामेशन कह दिया। अब देखें इधर प्रॉब्लम क्या आता है इचियोसिस वल्गैरिस के अंदर कि आप लोगों के ये जो डेस्क्वामेशन वाला प्रोसेस है, मींस के डेड स्किन का ऊपर से जो रिमूव होने का प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, बल्कि वो स्किन के ऊपर इसी तरह लटके रह जाते हैं। आप लोगों के जो डेड स्किन सेल्स हैं वो ऊपर से बिल्कुल रिमूव नहीं होते। इट मींस कि क्या मैं इसको कह सकता हूं? डिफेक्टिव डेस्क्वामेशन। इसको मैं क्या कह सकता हूं? डिफेक्टिव डेस्क्वामेशन। ये की पॉइंट है जो कि आपको हेल्प करेगा डायग्नोसिस के अंदर। अगर आपको एमसीक्यूज के अंदर आता है कि एक बंदा है और उसकी जो स्किन है मुझे इस तरह लग रही है कि जिस तरह फिश लाइक होती है, तो वो आपसे पूछा है कि इसके पीछे क्या पैथोजेनेसिस हो सकती है, तो आपने कहना है डिफेक्टिव डेस्क्वामेशन। वट डज इट मीन बाय डिफेक्टिव डेस्क्वामेशन? कि मेरे जो ऊपर से डेड स्किन है वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हो पा रही। तो आप देखिए डेड स्किन क्यों रिमूव नहीं हो पा रही होती? बिकॉज क्योंकि ये वाला जो बंदा होता है इसके अंदर जो फ्लैग्रिन जीन होता है उसकी म्यूटेशन होती है। फ्लैग्रिन के मैंने आप लोगों को फ्लैग्रिन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये आप लोगों की जो एपिडर्मस होती है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम फ्लैग्रिन कहते होते हैं। तो ये क्या करती होती है? ये आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। ये एज अ बैरियर एक्ट कर रही होती है। ये आप लोगों का इधर से बॉडी से पानी वगैरह को वेपोरेट नहीं होने दे रही होती और ना ही ऊपर से जो इन्फेक्शन है उसको आने दे रही होती है। तो ये बेसिकली आप लोगों की ये जो फ्लैग्रिन प्रोटीन है ये कहाँ पे होती है? ये एपिडर्मस की मेनली जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम उधर होती है और ये एज अ स्किन बैरियर एक्ट कर रही होती है। ये ना तो इन्फेक्शन को अंदर आने दे रही होती है और ना जो अंदर से आप लोगों के ये क्या कहते हैं वाटर है उसको अवेपोरेट होने दे रही होती है। लेकिन अगर क्या हो कि आप लोगों की फ्लैग्रिन जीन की म्यूटेशन हो तो आप लोगों का ये वाली जो स्किन है डेड स्किन सेल्स जो है वो ऊपर से रिमूव नहीं हो पाएंगे। वो आप लोगों की स्किन के ऊपर इस तरह रहेंगे। जब वो इस तरह रहेंगे तो वो कुछ इस तरह की अपीयरेंस जो है जिस तरह फिश की अपीयरेंस होती है उस तरह की अपीयरेंस आप लोगों को इधर मिल रही होती है। इट मींस के डिफेक्टिव डेस्क्वामेशन की वजह से उसकी जो स्किन है उसकी क्या हो रही होगी? डिफ्यूज ड्राई स्केलिंग हो रही होती है स्किन की। इधर आप लोगों ने ड्राई भी लिख लेना है। डिफ्यूज ड्राई स्केलिंग, डिफ्यूज ड्राई फ्लेकी स्केलिंग हो रही होती है स्किन की। और मेनली कहां पे? मेनली आप लोगों की जो एक्सट्रीमिटीज हैं और ट्रंक है वहां पे हो रही होती है। अगर मैं आप लोगों को यू वर्ड की डायग्राम दिखाना चाहूं तो वो कुछ इस तरह का बंदा आप लोगों को दिखा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें ना, तो इसका क्या है कि इसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है, ठीक है, और स्केली सी, बिल्कुल ड्राई स्केली फ्लैकी सी जो स्किन है, वो आप लोगों को मेनली कहाँ पे, आप लोगों की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, पाँव हैं, ठीक है, वहां पे आप लोगों को इस तरह की अपीयरेंस जो है वो मिल रही होती है। ये ट्रंक पे भी आप लोगों को मिल सकती है, और ये जो मेनली आप लोगों के इन्फेंट्स होते हैं या जो चाइल्ड होते हैं उनको अफेक्ट कर रही होती है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये आप लोगों की एलर्जी, एटोपिक डर्माटाइटिस जो कि हमने पढ़ा था, एलर्जिक स्किन कंडीशन थी, उसके साथ ये एसोसिएटेड होती है। अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना होता है, जाहिर सी बात है, वो जो बंदा है उसकी स्किन ड्राई हुई पड़ी है, तो आपने ऐसी चीजें देनी है जिससे उसकी जो स्किन है वो क्या हो जाए, ऊपर से स्मूथ हो जाए। और देन क्या है कि आपने ऐसी चीजें देनी होती हैं जो कि केराटोलिटिक हो। केराटोलिटिक का क्या मतलब है कि वो जो है, जो इधर से डेड स्किन सेल्स हैं, डेड केराटिनोसाइट्स हैं, उनको इधर से रिमूव करवा दे। तो आपने ऐसी ड्रग्स देनी होती है जो कि केराटोलिटिक हो। और दूसरी बात ये कि ऐसी आप लोगों ने ऊपर से ऑइंटमेंट से देनी होती हैं, जिनको हम एमोलिएंट्स कहते होते हैं। वो क्या करेंगे, वो उसकी जो स्किन है उसको जरा मॉइस्ट रखेंगी। तो ये बेसिकली इसका ट्रीटमेंट होता है। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ इचियोसिस वल्गैरिस, जिसमें बंदे की स्किन जो है वो किस तरह की हो जाती थी, फिश लाइक स्किन हो जाती थी। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, बेसिकली आप लोगों की डिफेक्टिव डेस्क्वामेशन ऑफ यूर स्किन हो रहा होता है। देन आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया लाइकन प्लेनिस। अब ये जो लाइकन प्लेनिस है, आई डोंट नो कि उसको इतना क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं। जरा हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं। देखिए आप लोगों का जो वर्ड होता है प्लेनिस, इसका मतलब होता है प्लेन, फ्लैट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, फ्लैट। और उसके बाद ये जो लाइकन है, ये बेसिकली आप लोगों का एक ट्री मोस है, मतलब ट्री के ऊपर वो ना एक किस्म की वो जड़ी बूटी सी है। तो ये आप लोगों का लाइकन एक ट्री मोस है। प्लेनस का मतलब होता है फ्लैट। तो इस ये वाला जो लाइकन प्लेनस एक डिजीज है, जिसमें आप लोगों ने मेन जो चीज याद रखनी है वो पी याद रख लेना, मींस के प्लेनस। अब इसके अंदर आप लोगों को 6 पीस मिल रहे होते हैं। 6 पीस का क्या मतलब है कि इधर आप लोगों को जो बेसिकली लीजन मिल रही होती है ना, वो फ्लैट लीजन मिल रही होती हैं, ठीक है, और पर्पल किस्म की होती हैं। पर्पल फ्लैट लीजन जो है वो मिल रही होती हैं, और वो बहुत ज्यादा इची होती है, मतलब कि बंदे को ना बहुत ज्यादा खारिश होती है। तो इची के लिए हमारा जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्रूरिटिक। मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को बहुत ज्यादा खारिश होने वाली लीजन जो है वो मिल रही होती है, प्रूरिटिक लीजन जो है वो मिल रही होती हैं। और वो किस तरह की होंगी, वो पर्पल होती हैं, वो पॉलीगोनल 6 कोने होते हैं, प्लेनर होती हैं। और वो क्या आते हैं, वो जनाब पेप्यूल्स हो सकते हैं, देन क्या है कि प्लेक्स हो सकते होते हैं। तो ये कुछ इस तरह की आप लोगों को अपीयरेंस जो है वो मिल रही होती है कि आप लोगों को जो लीजन होगी वो किस तरह की होगी। उसमें 6 पीस आप लोगों को बहुत ज्यादा खारिश हो रही होगी, पर्पल होगी, पॉलीगोनल होगी, प्लेनर, पेप्यूल्स या प्लेक्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। सिंपली आपने याद रख लेना है कि इसमें आप लोगों को पर्पल फ्लैट लीजन मिल रही होती हैं, और वो बहुत ज्यादा इची होती हैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने जो की पॉइंट है, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा डायग्नोसिस के अंदर, अगर क्या हो कि यही वाला जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के माउथ को इन्वॉल्व कर ले, अंदर माउथ की जो अंदर वाली साइड है, हम जिसको हम ओरल म्यूकोजा कहते होते हैं, अगर वो उसको इन्वॉल्व कर ले, तो उधर आप लोगों को व्हाइट व्हाइट लाइंस मिल रही होती हैं, जिसको हम कहते होते हैं विक हार्म स्ट्राई, या जिसको हम रेटिकुलर व्हाइट लाइंस। अब देखें इधर तो उसने रेटिकुलर, रेटिकुलर का मतलब होता है नेट लाइक, लेकिन उधर जो आप लोगों का प्लेब के अंदर वो वर्ड यूज करता है, या यूएसएमएल के अंदर वर्ड यूज करता है, वो कहता है लेसी। लेसी जिस तरह आप लोगों की लैस होती है ना, लड़कियों को पता होगा, सारी सी बात है, वो कपड़ों के ऊपर लैस लगाती हैं, तो वो भी एक किस्म का नेट सही होता है ना, ठीक है। तो उधर उसने ये जो नेट वाली टर्म है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड यूज किया है वो लेसी यूज किया है। तो आप लोगों को व्हाइट व्हाइट लाइंस जो है वो मिल रही होती हैं, अगर लाइकन प्लेनस जो है वो क्या करे, म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर ले। मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, आप लोगों का लाइकन प्लेनस जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आप लोगों को फ्लैट पर्पल लीजन्स मिल रही होती हैं। लेकिन अगर ये जो लाइकन प्लेनस है ये स्किन को इन्वॉल्व कर रहा था, तो मुझे इस तरह की लीजन्स मिल रही थी। लेकिन अगर क्या है कि अगर ये इन्वॉल्व कर लेता होता है हमारा जो अंदर वाली म्यूकोजा है, मुंह के अंदर साइड वाली, या कोई भी बॉडी की जो इंटरनल म्यूकोजा है, अगर ये उसको इन्वॉल्व कर लेता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर मुझे व्हाइट व्हाइट लाइंस मिल रही होंगी, व्हाइट व्हाइट लाइंस का एक नेटवर्क मिल रहा होगा, जिसको हम क्या कहते होते हैं, लेसी स्केली व्हाइट मार्किंग्स मिल रही होती हैं, जिसको हम विकहाम स्ट्राइक कहते होते हैं, ठीक है। और ये क्या आती हैं, प्रोरेटिक पॉलीगोनल पर्पल प्लेक्स मिल रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों को प्रोरेटिक पर्पल प्लेक्स मिल रहे हैं, और साथ में ये वाली जो व्हाइट लाइन सी मिल रही है, लेसी पैटर्न सा मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वाली चीज मिल रही है, तो आपने चुप करके क्या लगा देना है, लाइकन प्लेनस जो है
वो लगा देना है। अब आपको इधर की पॉइंट जो मिला वो कौन सा मिल गया, ये बिग हार्म स्टाई वाला, मींस के व्हाइट लेसी लाइंस वाला जो की पॉइंट है वो आप लोगों को मिल गया। और ये मेनली कहां पे होगा, ये मेनली आप लोगों की ओरल म्यूकोजा, जिसको हम बक्कल म्यूकोजा भी कहते हैं, ओरल म्यूकोजा या बक्कल म्यूकोजा पे लेसी व्हाइट पैटर्न अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आपने जो सोच लेना होता है वो बेसिकली लाइकन प्लेनस के बारे में सोच लेना होता है। अब आ गया कि और आप लोगों को बायोप्सी पे क्या फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं। आपको पता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसकी हम माँ बहन अच्छे से एक करते होते हैं, मतलब इन डिटेल पढ़ते होते हैं। तो आप जरा इसकी बायोप्सी की फाइंडिंग लिखें कि ऑन बायोप्सी अगर मैं इधर से टिश्यू लेता हूं तो मुझे क्या क्या फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हाइपर कैराटोसिस मिल रही होती है, इधर उसने नहीं लिखा लेकिन आप लोग लिख लें कि आप लोगों को ऑन बायोप्सी क्या मिल रहा होगा, हाइपर कैराटोसिस। हाइपर कैराटोसिस का हमने पढ़ लिया है, व्हाट इज हाइपर कैराटोसिस, दैट इज थिकनिंग ऑफ योर स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो आप लोगों को थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम मिल रहा होगा जिसको हम हाइपर कैराटोसिस कहते होते हैं। तो एक तो आप लोगों को हाइपर कैराटोसिस मिल रही होती है और दूसरा आप लोगों को हाइपर ग्रेन्युलोसिस मिल रही होती है। हाइपर ग्रेन्युलोसिस क्या था, आपको पता है एपिडर्मस की जो लेयर थी ग्रेन्युलोजा, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, अगर वो क्या हो जाए, वो बहुत ज्यादा दूसरा थिक हो जाए, अगर वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाए तो उसको हम क्या कहते होते हैं, हाइपर ग्रेन्युलोसिस कहते होते हैं। तो आप लोगों को हाइपर ग्रेन्युलोसिस मिल रही होती है और साथ में आप लोगों को सा टूथ रेटी रिजिज मिल रही होती है। साथ में क्या मिल रहा है, सा टूथ रेटी रिजिज, इधर आप लोग साथ में लिख लें, सा टूथ रेटी रिजिज। अब ये जो रेटी रिजिज हैं ये क्या है, मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट पे वर्क करना चाहूंगा। देखिए आपके पास मैंने दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों की जो एपिडर्मस होती है वो इस तरह करके ऊपर एपिडर्मस होती है और नीचे से जो डर्मस है वो इस तरह करके आप लोगों की जो डर्मस है वो होती है। अब डर्मस की ये वाली जो साइड, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम डर्मल पेपिला कह रहे होते हैं। मींस के ये क्या, ये जो ऊपर वाला सारा पार्ट था, ये जो मैं येलो में ड्रा कर रहा हूं, ये क्या था, ये एपिडर्मस का पार्ट था। लेकिन क्या है कि उस एपिडर्मस के अंदर क्या गया हुआ है, डर्मस गई हुई है। तो ये जो आप लोगों की एपिडर्मस के अंदर डर्मस गई हुई है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम डर्मल पेपिला कह रहे थे। जबकि आप लोगों की ये देखिए, अब ये जो नीचे वाला सारा पार्ट था ये क्या था, ये आप लोगों का उसका होता है डर्मस का पार्ट होता है। लेकिन आप लोगों की कुछ जो एपिडर्मस है वो नीचे डर्मस के पार्ट के अंदर आई होती है, इस तरह करके। ये जिस तरह मैं ड्रा कर रहा हूं ना, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट था ये तो डर्मस का पार्ट था, लेकिन उधर क्या आया हुआ है, उधर आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो आई हुई होती है। तो ये वो वाला पार्ट आप लोगों का दूसरा जो आया हुआ होता है, वो वाला पार्ट एपिडर्मस का जो कि नीचे आया हुआ होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों का साठ पैटर्न बना रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेटी रिजिस कहते होते हैं। तो आपका दोबारा इस कंसेप्ट पे मैं वर्क करना चाहूंगा क्योंकि अक्सर लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। अब क्या है, हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक होती है डर्मल पेपिले। डर्मल पेपिले के बारे में हमने कल बात कर ली थी कि डर्मल पेपिले जो थे वो कुछ भी नहीं थे, वो सिंपली आप लोगों की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी डर्मस की, ये वाली जो चीजें थी वो डर्मस की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। जबकि आप लोगों का ये जो साठ पैटर्न बना रही होती है हमारी एपिडर्मस, तो ये जो साठ पैटर्न होता है फॉर एग्जाम्पल उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम रेटी रिजिस कहते होते हैं। तो आप लोगों को क्या मिल रहा होता है, रेटी रिजिस नॉर्मल बंदे के अंदर भी। लेकिन इधर क्या है कि वो किस तरह करके ये जो बायोप्सी की फाइंडिंग है इसको किस तरह करके एक्सप्लेन करेगा, वो कहेगा हाइपर ग्रेन्युलोसिस, हाइपर केराटोसिस, साथ में जनाब साटूथ रेटी रिजिस, और साथ में आप लोगों को बताएगा कि मुझे जो है वो दूसरा स्कैटर्ड इयोसिनोफिलिक कोलोइड बॉडीज मिल रही होती हैं। क्या बताएगा, स्कैटर्ड इयोसिनोफिलिक कोलोइड बॉडीज। अब ये क्या चीज आ गई, स्कैटर्ड इयोसिनोफिलिक कोलोइड बॉडीज। इयोसिनोफिलिक का मतलब होता है पिंक, स्कैटर मतलब बिखरे हुए, ठीक है, कोलोइड का मतलब होता है साफ शफाफ, ठीक है। तो आप लोगों को स्कैटर्ड इयोसिनोफिलिक कोलोइड बॉडीज मिल रही होती हैं। अब ये कुछ भी नहीं होता, ये सिंपली आप लोगों के मरे हुए कैराटिनोसाइट्स होते हैं। ये स्कैटर्ड इयोसिनोफिलिक बॉडीज की जो टर्म यूज कर रहा है वो बेसिकली किसके लिए यूज कर रहा होता है, वो आप लोगों के जो मरे हुए कैराटिनोसाइट्स होते हैं वो आप लोगों के कुछ पिंक से अपीयर कर रहे होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्कैटर्ड इयोसिनोफिलिक कोलोइड बॉडीज कहते होते हैं। तो ये चीज आप लोगों को मिल रही होती है। और देन आ गया कि लास्ट में आप लोगों को जनाब लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं कहां पे, डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे। तो ये वाली अगर सारी चीजें मिल रही हैं ऑन बायोप्सी तो आपका जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो लाइकन प्लेनस होना चाहिए। आई नो मैंने इसको कम्प्लेक्स कर दिया बिकॉज, लेकिन मसला ये है कि मैं आप लोगों को हर तरह से प्रिपेयर करना चाहता हूँ। खैर आप लोगों को ये सारी चीजें हाइपर ग्रेनुलोसिस, हाइपर केराटोसिस, स्कैटर्ड इयोसिनोफिलिक कोलोइड बॉडीज और साथ में साटूथ रेटी रिजिस और साथ में आप लोगों के लिम्फोसाइट्स डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपका जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो लाइकन प्लेनस होना चाहिए। और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, अगर बंदे को हेपेटाइटिस सी है तो उसको साथ में लाइकन प्लेनस होने के चांसेस जो हैं
वो होते हैं। अब हम दोबारा इसका ओवरव्यू करते हैं। लाइकर प्लेनस क्या था? ये सिंपली आप लोगों का एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर होता है, जिसमें आप लोगों को स्किन के ऊपर फ्लैट स्किन लीजन जो हैं वो मिल रही होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या था कि आप लोगों का मेनली जो प्रॉब्लम आ रहा था वो स्किन लीजन से मिल रही होती हैं, और ये जो एसोसिएटेड था हेपेटाइटिस सी के साथ एसोसिएटेड था। अगर ये म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता था तो मुझे व्हाइट लेसी पैटर्न मिल रहा होता है। अगर मैं बायोप्सी देख रहा था तो उसमें मुझे काफी ज्यादा सारी फाइंडिंग्स, मुझे लिम्फोसाइट्स जो है वो मिल रहे होते हैं। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ लाइकन प्लेनस। देन आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया जनाब कौन सा है? पिट्रियासिस रोजा। अब देखिए ये जो आप लोगों का पिट्रियासिस रोजा है, ये भी आप लोगों की एक वही स्किन कंडीशन ही है, और ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है, खुद ब खुद ही होती है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। इसके काज का हमें कोई खास पता नहीं है, बस स्किन के ऊपर रैश सा बनेगा, और देन क्या है कि वो खुद ब खुद ही 6 से 8 हफ्तों के दरमियान जो है वो ठीक हो जाता होता है। अब ये जो स्किन के ऊपर रैश सा बन रहा होता है वो किस तरह का बनता है? सबसे पहले बनता है हिराल्ड पैच, और देन उसके बाद आप लोगों के मल्टीपल पिंक फ्लैक्स बन जाते होते हैं। अब ये क्या मतलब आ गया? वट डज इट मीन बाय हिराल्ड पैच? देखिए ये जो हिराल्ड पैच है ये सिंपली कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की सिंगल रेड कलर्ड राउंड आर ओवल लीजन होती है, ठीक है। बट इज हिराल्ड पैच ये कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की एक स्किन लीजन है जिसका कलर जो है वो रेड होता है, और इसकी जो शेप होती है वो राउंड या ओवल होती है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई चीज मिल रही है, अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों को इस तरह की एक लीजन मिल रही है, ये क्या है? ये ओवल है, ठीक है, ओवल है, रेड है, ये सिंगल है। तो अगर ये वाली सारी चीज ऑल वेल डिमार्केटेड है, मतलब इसकी बिल्कुल प्रॉपर बाउंड्रीज हैं, तो अगर ये वाली सारी चीज आप लोगों को इधर मिल रही है तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है? ये पिट्रियासिस रोजा है। पिट्रियासिस रोजा क्या है? ये आप लोगों का एक स्किन डिसऑर्डर है जिसका हमें काज का नहीं पता, लेकिन इसमें स्किन के ऊपर रैश बनता है। वो रैश पहले किस तरह का बनता है? वो सबसे पहले हिराल्ड पैच बनेगा, और देन क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद काफी ज्यादा सारी स्केली एरिथमेटस प्लेक्स जो हैं वो बन जाएंगे। वो किस तरह के बनेंगे? जिस तरह आप लोगों का क्रिसमस ट्री होता है ना, उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब क्रिसमस ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों का एक बंदा आ गया। अब इधर मैं आप लोगों को बना नहीं सकता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का एक बंदा आ गया है, अगर उसकी कमर पे ना बेसिकली जो लीजन्स बनेगी वो इस तरह करके बनेगी, ये इस तरह नीचे, 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 इस तरह, मतलब इस तरह करके ये वाली जो लीजन्स हैं वो बन रही होंगी। अगर आप लोगों ने क्रिस्मस वाला ट्री देखा हो तो वो भी तो कुछ इसी तरह का होता है ना, मतलब इस तरह करके इस तरह का होता है, ठीक है। तो उसमें उसकी भी जो टहनियां होती हैं, शाखें होती हैं, वो कुछ इस तरह करके होती हैं। तो इसको हम कहते होते हैं कि आप लोगों को जो अपीयरेंस मिल रही होती है वो कौन सी मिल रही होती है? वो क्रिसमस ट्री वाली अपीयरेंस जो है वो मिल रही होती है। कौन सी? आप लोगों के सबसे पहले क्या बना? हिराल्ड पैच बना, और देन उसके बाद स्किन के ऊपर स्केली रेड प्लेक्स बन जाएंगे, और वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बनेंगे? जिस तरह आप लोगों का क्रिसमस ट्री होता है उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम पिट्रियासिस रोजे कह देते होते हैं। तो आप लोगों को काफी ज्यादा सारे मल्टीपल पिंक प्लेक्स जो हैं वो मिल जाते होते हैं, और ये खुद ब खुद ही रिजोल्व हो जाती होती है, और इसमें आप लोगों को परेशान होने की खास जरूरत नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगला हमारा टॉपिक आ गया सन बर्न। इसके नेम से ही जाहिर है क्या हो कि सन की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से आप लोगों की स्किन जल जाए तो इसको हम क्या कह देंगे? सनबर्न कह देंगे। आपको पता है, आप ये जो आप लोगों का मुल्तान वाला इलाका है, ठीक है, इधर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इसमें सूरज की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई बंदा आ जाए फॉर एग्जाम्पल किसी ठंडे इलाके से, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ठंडे इलाके पाकिस्तान के जो है, लाइक ये आप लोगों का मानसेरा वाली साइड से अगर कोई इधर बंदा आ जाए, अब वो क्या होगा? वो बेचारा व्हाइट सा होगा क्योंकि उसने तो इतनी गर्मी देखी नहीं होगी। लेकिन जब इधर आएगा वो 50 सेंटीग्रेड की गर्मी जब उसके ऊपर पड़ेगी, इतनी ज्यादा रोशनी पड़ेगी, तो उसकी जो स्किन है वो जल जाती होती है, रियल में जल जाती होती है। तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने सन बर्न कह दिया। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो मुल्तान वाले बंदे होंगे क्या उनकी भी स्किन जल जाएगी? उनकी स्किन नहीं जलेगी। उनकी स्किन क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि अल्लाह पाक ने हर बंदे की स्किन को क्या बना दिया है? उसके एनवायरमेंट के अंदर एडोप्ट करवा दिया है। अब एडोप्ट कैसे करवा दिया जाता है? आपको पता है कि जब आप लोग बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर, बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी के अंदर रहते हो, तो आप लोगों की स्किन के अंदर एक पिगमेंट बन जाता होता है जिसको हम मेलानिन कहते होते हैं। और ये जो मेलानिन होता है ये सन से प्रोटेक्ट करता होता है आप लोगों की स्किन को, और आप लोगों की स्किन को डैमेज नहीं होने देता। इट मीन्स कि वो बंदा जो कि मुल्तान के अंदर रहता है उसकी स्किन के अंदर मेलानिन ज्यादा होगा। उसके अंदर स्किन के अंदर मेलानिन क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज वो सन के अंदर रहता है, उसकी स्किन मेलानिन बना लेती है ताकि वो क्या करे? ताकि वो उस बंदे को जो सूरज की रोशनी है
उससे बचा ले। एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो कि मानसेरा से आया है, उधर सर्दी होती है, उसने तो इतनी गर्मी देखी नहीं, तो उसकी स्किन के अंदर मेलानिन जो होगा वो कम होगा। अब जब मेलानिन कम होगा तो अब जब इसकी स्किन के ऊपर रोशनी पड़ेगी तो इसकी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, वो इधर से बर्न हो जाती है, वो जल हो जाती होती है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो सन स्क्रीन थी, मीन्स के जो मेलानिन था वो तो है ही नहीं। तो इसी वजह से अब आप सोच रहे होंगे कि मुल्तान वाले लोग काले क्यों होते हैं और एज कम्पेयर टू मानसेरा वाले लोग जो हैं वो व्हाइट क्यों होते हैं। बिकॉज जो मुल्तान वाले लोग हैं उनका क्या होगा, एम मीन्स के मेलानिन जो होगा वो ज्यादा होगा। मेलानिन क्यों ज्यादा, वो जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया कि वो ज्यादा सनलाइट के नीचे रहते हैं तो वो काले होंगे। जबकि एज कम्पेयर टू मानसेरा के लोग, उधर क्या है कि सनलाइट ही कम है, उनको मेलानिन की जरूरत ही नहीं है। जब मेलानिन नहीं होगा तो उनके अंदर जो स्किन का पिगमेंट नहीं होगा और वो व्हाइट व्हाइट होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये आप लोगों को पता चल गया। इट मीन्स के वो बंदा जो कि मुल्तान के अंदर रहना चाहता है और रहना भी वो व्हाइट चाहता है कि मैं चिट्टा चिट्टा रहूं, ग्लो करता रहूं, तो उसको क्रीमें लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। जस्ट उसने खुद को जो दूसरा सन से बचाना होता है, ठीक है। अगर वो सूरज की रोशनी से बचेगा तो उसने क्या किया, उसने बेसिकली ये जो आप लोगों का सूरज की रोशनी मेलानिन बनवा रही थी, स्किन को काला कर रही थी, वो इस चीज से बच जाएगा। तो उसने सिंपली क्या करना है, अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी है, अच्छे वाली सनस्क्रीन, ये गंदे वाली नहीं लेनी, वो आप लोगों को बहुत पिंपल्स बनवा देगी। तो आप लोगों ने अच्छे वाली, जिसका जो एसपीएफ है, जिसको हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर कहते होते हैं, वो मोर देन 30 हो, तो आप लोगों ने वो यूज कर लेना है जब भी सन के नीचे जाना है। अगर आप लोग ये काम करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आप लोग चाहे गर्मी के अंदर हो चाहे मुल्तान के अंदर हो, तो आप लोग व्हाइट ही रहोगे। अब हम दूसरे बंदे की तरफ आते हैं कि जो मानसेरा से आया है मुल्तान के अंदर और वो बचना चाहता है सन बर्न से, तो उसने सिंपली क्या करना है, उसने भी ये सनस्क्रीन लगा लेनी है। सनस्क्रीन लगाएगा तो सन से प्रोटेक्ट हो जाएगा और उसकी जो स्किन है वो ऊपर से नहीं जलेगी। खैर, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो सन वाला प्रॉब्लम है, मीन्स के ये जो रोशनी है हमारे सेल्स को कैसे डैमेज करती होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये बड़ा प्यारा सा बंदा है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये सूरज की 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रोशनी के नीचे गया तो ये डायरेक्ट आके पड़ेगी इसके सेल्स के ऊपर, ठीक है। आपको पता है सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। तो अब ये वाला जो डीएनए है वो क्या हो जाता होता है, डैमेज हो जाता है। तो आपने एक कंसेप्ट याद रख लेना है कि जब आप लोगों की सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, तो आप लोगों के जो सेल्स हैं वो खुदकुशी कर लेते होते हैं। तो सेल्स की खुदकुशी करने को हम क्या कहते होते हैं, एपोप्टोसिस। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप लोग सूरज की रोशनी के नीचे जाते हो, बहुत ज्यादा हीट के नीचे जाते हो, तो ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही होती हैं, वो डायरेक्टली जब आप लोगों के सेल्स के ऊपर पड़ती हैं तो आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते होते हैं। सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता होता है। जब डीएनए अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो उस केस में आप लोगों के जो सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस में चले जाते हैं। मीन्स के वो क्या करते होते हैं, वो खुदकुशी कर लेते होते हैं। क्यों, वो कहते हैं कि जनाब अब मैं दूसरा जिंदा रहने के लायक ही नहीं हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक सेल है और उसका जो डीएनए है वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, उसके पास डीएनए रिपेयरिंग प्रोटीन्स होंगी, वो उससे डीएनए को रिपेयर कर लेता होता है। खैर, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हमारा फिलहाल जो ताल्लुक है वो इससे है कि यूवी रेडिएशन पड़ी, आप लोगों का डीएनए डैमेज हुआ और सेल्स की क्या होगी जनाब, एपोप्टोसिस होगी, हमारे जो सेल्स हैं उन्होंने खुदकशी करना स्टार्ट कर दी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि सूरज की रोशनी के अंदर ज्यादा काम करते हैं, उनकी जो स्किन होती है उस पर झुर्रियां जो है वो ज्यादा पड़ी हुई होती हैं और उसकी जो स्किन है वो बड़ी ना इस तरह डैमेज सी होती है, उनकी बड़ी ग्लोइंग स्किन नहीं होती। एज कंपेयर टू वन पर्सन जो कि सारा दिन एसी के नीचे रहता है, वो सूरज की रोशनी के अंदर नहीं जाता, तो वो जो है वो ज्यादा ग्लोइंग होता है। आप इस चीज को इस तरह भी नोट कर सकते हो कि आपने एक खातून लेनी है जो कि फसलों के अंदर काम करती है, मतलब गांव की एक खातून ले लेनी है और दूसरी खातून लेनी है जो कि सिटी के अंदर रहती है। तो आपने ये चीज डिफरेंस नोट किया होगा कि वो बंदा जो कि सिटी के अंदर रहता है उसकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर होती है, उसकी जो स्किन है वो बड़ी ग्लोइंग होती है, एज कंपेयर टू दो खातून जो कि क्या है कि खेतों के अंदर काम करती है, ये सूरज की रोशनी के अंदर रहती हैं। अब उनकी जो स्किन है उसके ऊपर झुर्रियां पड़ी होती हैं, वो ब्लैक सी होती है, बड़ी खराब सी स्किन होती है। तो वो खराब क्यों है, बिकॉज क्या है कि वो सारा दिन बेचारी जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का सामना करती रहती हैं। सारा दिन क्या होता है, उनके ये वाले जो सेल्स हैं वो डैमेज होते रहते हैं, तो इस वजह से उनकी स्किन से ग्लो कहां से आना है, ठीक है। तो ये वाला जो सारा मामला हो रहा है, एज कंपेयर टू दोज फीमेल जो कि सारा दिन एसी के नीचे रहेगी, उसने कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना नहीं करना, तो उसकी स्किन जाहिर सी बात है ग्लोइंग ही रहेगी। तो ये चीज होती है। खैर, हम बात कर रहे थे कि क्या हुआ, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ी, आप लोगों के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए। जब आप लोगों के सेल्स जो है वो डैमेज हो गए, अंदर डीएनए डैमेज हो गया, तो आप लोगों के जो सेल्स हैं वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब
इधर मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सेल है ये खुदकुशी ना करता तो क्या होता। तो मैं कहता हूं कि एक सेल मैं ले लेता हूं, इसका फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ी है और इसका ये जो डीएनए है वो क्या हो गया, वो डैमेज हो गया, लेकिन इस सेल ने खुदकुशी नहीं की। तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो डी डैमेज डी, और ना ही ये रिपेयर हुआ, ना इसने खुदकुशी की, ना ये एपोप्टोसिस के पाथवे की तरफ गया, और ना ही ये रिपेयर हुआ। तो अब क्या होगा, अब आप लोगों का ये वाला जो सेल है वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगा, अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगा। अब क्या हुआ है, उसका जो डीएनए है वो म्यूटेट हो गया है। जब उसका डीएनए म्यूटेट हो जाता है, सेल अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कह देते होते हैं, कैंसर कह देते होते हैं। इट मींस आपका वो भी कंसेप्ट बन गया कि ये वाली जो सेल खुदकुशी कर रहा था, मींस के वो उन औरतों का चाहे हुस्न तो जा रहा है, लेकिन क्या है कि सेल्स मर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है कि अगर सेल्स ना मरते तो उनके अंदर क्या हो जाना था, स्किन कैंसर जो है वो हो जाना था। तो ये जो भी काम हो रहे होते हैं ये बेसिकली हमारी भलाई के लिए हो रहे हैं। चाहे अगर हम रोशनी के नीचे जा रहे हैं तो काले हो रहे हैं, मेलानिन बढ़ रहा है, तो उससे फायदा ये हो रहा है कि आप लोग कैंसर से बच रहे हो। ठीक है, अगर आपके सेल जो हैं वो मर रहे हैं तो उससे भी क्या है कि आप लोग खुद मरने से बच रहे हो, आप लोग खुद जो है वो कैंसर से बच रहे होते हो। खैर हम हमारी बुक की तरफ आते हैं, टॉपिक कहीं और चला गया। अगर आप लोग इन सारे मामला से बचना चाहते हो तो सिंपली क्या है, आप लोगों ने अच्छा जो सन ब्लॉक है वो यूज कर लेना है, जिसका जो एसपीएफ है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो मोर देन 30 हो। और अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप लोगों ने ऑयल बेस्ड यूज करना है। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आपने लाजमी तौर पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर ऑयल ना हो, उसकी बेस जो है वो ऑयल वाली ना हो। अगर ऑयल वाली बेस होगी तो आपकी जो एक्नी, आपको एक्नी हो जाएगी और आपकी एक्नी जो है वो बहुत वर्ष हो जाएगी। इस वजह से कोशिश करें कि जरा अच्छे वाला यूज करें। अच्छे वाले का मतलब ये नहीं होता कि आपने जनाब क्या कहते हैं बहुत महंगे वाला यूज कर लेना है। कोशिश करें कि एक दफा डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा ले और देन उसने जो आपको बताया ना, आप लोग वो यूज करें, क्योंकि वो आपको आपकी स्किन के बारे मुताबिक बता रहा था। ये ना हो कि टिकटॉक से देख के खुद ही लगाते रहो और देन कहो कि जनाब ये तो मेरी मुंह का बेड़ा गर्क हो गया। तो इस चीज का खैर आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बात हो रही थी सन बनने की। इसमें क्या होगा, आप लोगों के जो सेल्स हैं उनकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। जब फॉर एग्जांपल इधर से सेल्स मरेंगे तो इधर से आप लोगों का ब्लड गुजर रहा होगा, तो आप लोगों के इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इधर आ जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है आप लोगों का, ये इधर से आप लोगों के इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, इधर आप लोगों की जो वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा डायलेट कर जाएंगी। अगर आप लोगों ने किसी ने ये चीज नोट की होगी कि जब आप लोग दूसरा गर्मियों गर्मियों के अंदर होते हो तो आप लोगों की जो बंदा पतला है उसने ये चीज नोट करनी है कि जब आप लोग गर्मी के अंदर जाते हो तो आप लोगों की जो वेन्स हैं वो बहुत ज्यादा डायलेट कर जाती होती हैं, एज कम्पेयर टू कि जब आप लोग सर्दियों के अंदर होते हो तो आप लोगों को वो वेन्स जो है वो नजर नहीं आ रही होती। तो आमतौर पर गर्मियों के अंदर क्या है, आप लोगों की जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती होती हैं ताकि वो इधर से ज्यादा से ज्यादा हीट को निकाल सके। खैर अब क्या हुआ है कि ये वाला जो एरिया है वो डैमेज हो चुका है, इधर वाले जो सेल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, इधर वाले जो डीएनए है उसकी म्यूटेशन हो गई है, सेल जो है उनकी एपोप्टोसिस हो गई है। तो ये वाला जो मसला होगा इसकी वजह से आप लोगों के इधर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे और जिसकी वजह से आप लोगों की जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी, आप लोगों की वेजो डायलेशन हो जाएगी। जब आप लोगों की इधर वेजो डायलेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि इधर काफी ज्यादा सारा ब्लड आएगा। जब ज्यादा सारा ब्लड आएगा तो ये वाला जो एरिया होगा वो आप लोगों को रेड अपीयर कर रहा होगा। तो इसी वजह से जो बंदा वाइट है उसने ये चीज नोट की होगी कि जब वो सन के नीचे जाता है बगैर सन ब्लॉक लगाए तो उसकी जो स्किन है वो रेड हो जाती होती है। वो रेड क्यों हो रही है, क्योंकि सेल्स नीचे से मर रहे हैं और आप लोगों की इधर नीचे से जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर रही हैं, उधर से ज्यादा ब्लड आ रहा है। जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ रहा होता है तो वो वाला जो एरिया है वो रेड हो जाता है, जिसको हम एरिथमेटस कहते होते हैं। तो ये सीन हो रहा होता है। अब क्या करोगे, ऊपर से अगर आप लोग प्रेस करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर से प्रेस करता हूं, जब मैं इसको ऊपर से प्रेस करूंगा तो अब बताओ कि आगे वाला ब्लड जो है वो आगे जाएगा नहीं। आपने क्या किया, जब आपने प्रेस किया तो आपने वो वाला जो पाइप है उसको ऊपर से दबा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इधर से प्रेस किया, जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो इधर से आगे ब्लड नहीं जाएगा। जब आगे ब्लड नहीं जाएगा तो इससे आगे आगे वाला जो एरिया होगा वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं ब्लैंचिंग। बट इस ब्लैंचिंग के प्रेशर डालने पे अगर वो वाला जो एरिया है वो व्हाइट हो जाए तो इसको हम क्या कहते होते हैं, ब्लैंचिंग कहते होते हैं। तो आप लोगों को इधर जनाब ब्लैंचिंग मिल रही होती है प्रेस करने पे। तो ये वाली सारी चीज क्यों मिल रही थी वो आप लोगों को पता चल गया कि ये चीज जो है वो आप लोगों को मिल रही थी। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो वही था कि आप लोगों का एक्यूट कुटेनियस इन्फ्लेमेटरी स्किन का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। कब हो रहा है, जब आप लोगों को यूवी रेडिएशन जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। अब इनमें दो तरह की यूवी रेडिएशन होती हैं, एक होती है यूवी बी, एक होती है यूवी ए। इसमें ये जो यूवी बी होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 282
320 नैनोमीटर, ठीक है, मींस के ये कम वेवलेंथ वाली होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती हैं। तो मेनली आप लोगों का जो सन बर्न हो रहा होता है वो आप लोगों की यूवीबी रेडिएशंस की वजह से हो रहा होता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, यूवीबी के अंदर भी बी आ रहा है और इधर भी आ रहा होता है। देन हमारे पास यूवीए होती हैं जो कि ये वाली जो रेडिएशंस हैं इनकी वजह से आप लोगों का सन बर्न नहीं होता, लेकिन सिंपली आप लोगों की जो टैनिंग हो रही होती है, ठीक है, उसके बाद फोटो एजिंग हो रही होती है, वो यूवीए रेडिएशन की वजह से हो रही होती है। टैनिंग का क्या मतलब होता है कि आपको पता है जो जो काला है उसने चिट्टा होना है, जो चिट्टा है उसने काला होना है, ठीक है। तो आपको बताया कि जो आप लोगों के अंग्रेज लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सूरज के नीचे जाते हैं, सन बांध लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइट है, वो चाहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत पिगमेंट आए, तो वो क्या करते होते हैं, वो सन बांध लेते हैं ताकि उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, तो इसको हम टैनिंग कहते होते हैं। तो उसमें आप लोगों की जो रेडिएशन इन्वॉल्व होती है वो यूवीए रेडिएशन इन्वॉल्व होती है। और आप लोग, जो बंदा सूरज की रोशनी के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसका जो दूसरा फेस होगा वो आप लोगों को उसकी एज से ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। मतलब कि एक बंदा आपने सिटी का उठाना है, एक बंदा वो उठाना है जिसने क्या है कि वो बहुत ज्यादा रोशनी के अंदर काम करता है और दूसरा सनलाइट के अंदर काम करता है, तो उसकी जो एज दोनों की सेम होगी, लेकिन आपने उनकी स्किन के अंदर क्लियर डिफरेंस देख लेना है कि वो बंदा जो कि काम कर रहा होगा सनलाइट के नीचे, उसकी जो आप लोगों की स्किन है वो बहुत ज्यादा ऐसे लग रही होगी जैसे बूढ़ों की स्किन होती है। तो इसका हम फोटो एजिंग कहते होते हैं कि स्किन की वजह से आप लोगों की जो स्किन है उस सन की वजह से आप लोगों की जो स्किन है उसका प्री मैच्योरली एज हो जाना, ठीक है, बूढ़े हो जाना, तो इसका हम फोटो एजिंग कहते होते हैं। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को इधर मिल रही होती है कि ये दोनों, चाहे आप लोगों की अल्ट्रा वायलेट यूवी बी रेडिएशन हो और ये जो यूवी ए होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 320 से लेके 400 नैनोमीटर तक। अब चाहे आप लोगों की ये यूवीए हो चाहे यूवी बी हो, दोनों क्या करती होती हैं, कैंसर के रिस्क को बढ़ाती होती हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो दोनों हैं वो सेल को डैमेज कर रही होती हैं। अब आपने सिंपली इससे बच कैसे जाना है, आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने सन प्रोटेक्शन यूज करनी होती है। और ये कोई इतना ज्यादा मसले वाली बात नहीं होती, अगर आप लोग सन प्रोटेक्शन यूज करोगे तो उससे कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप सन प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे तो उस केस में अल्लाह पाक आपके अंदर सन प्रोटेक्शन बना देगा, मींस के मेलानिन बना देगा, और वो जो मेलानिन है वो आप लोगों को उस सन से प्रोटेक्ट करता होता है और आप लोग जो स्किन कैंसर है उससे बच जाते होते हो। ठीक है जी। तो अब पता लग गया कि आप लोगों ने कैसे वाइट वाइट रहना है। आगे बात करते हैं।